हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, करंट की जो हमारी क्लास हो रही है उसी के संदर्भ में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर आपने केंद्रीय बजट पढ़ा दिया है लेकिन अभी प्रदेश का बजट यानी उत्तर प्रदेश का बजट आपने नहीं पढ़ाया हुआ है। तो उसी के संदर्भ में हम उत्तर प्रदेश बजट लेकर आए हैं। आपको दोस्तों बता दें कि जैसे हमने कल की क्लास में बोला था 2 से 3 क्लास और होंगी, तो उसको हम समेट कर केवल 2 क्लास में करेंगे। एक में पूरा पुरस्कार और दूसरी क्लास जो हमारी होगी वो पूरी तरीके से खेल पर आधारित होगी। तो इसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड केवल और केवल 2 वीडियोज़ और होंगे। उसके बाद जो हमारा घटना सार है 6 महीने का अर्धवार्षिकी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों का करंट सेक्शनल वाइज इसको भी लेकर आएंगे और इन 3 महीनों को भी 8 से 9 घंटे में हम सारी कंप्लीट कर लेंगे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए आज के बजट में मुख्य बातें दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम इसको टॉपिक वाइज लेके आए हैं कि जैसे एक है हम वन लाइनर पूरा करा दें। यहाँ पे हमें जो टॉपिक दिए गए हैं इससे रिलेटेड एक एक दो दो पॉइंट ही हमें याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। इसलिए ऐसे हम 20 से 25 पॉइंट टोटल पिक किए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 लाइन जो एक एक टॉपिक में दिए गए हैं वहीं से कंप्लीट हो जाए। तो वो टॉपिक हमारे क्या हैं, जैसे राज्य की उपलब्धियाँ क्या हैं, दूसरा किसान, महिला एवं बाल विकास, युवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा अवस्थापना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सड़क एवं सेतु। आगे देखिए, आगे जो टॉपिक दिया है सिंचाई एवं जल संसाधन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास नियोजन। उसके बाद ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। आगे की बात करें फ्रेंड्स हम तो हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस बजट को जो यूपी का बजट है इन टॉपिक्स में हम बांटकर और हर टॉपिक से एक एक दो दो लाइन ही करना है। अगर आपसे कहीं शिक्षा से संबंधित आ जाए तो इसका मतलब या तो वो उससे रिलेटेड होगा या तो उच्च शिक्षा से रिलेटेड होगा। अगर आपको टॉपिक वाइज हम बांट के दे रहे हैं तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी और याद करने में भी आसानी होगी, जिससे यदि यहाँ से यानी बजट से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आप कई लोग सोच रहे होंगे सर ये 2023 का है एग्ज़ाम, हम 2024 में देने जा रहे हैं तो क्या यही बजट आएगा? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है फरवरी में एग्ज़ाम है आरओ एआरओ का, और आपको पता है फरवरी में ही बजट आता है। और एग्ज़ाम पेपर जो बनता है हमारा, जो आरओ एआरओ का पेपर होगा वो 10-15 दिन या 20 दिन पहले बन जाता है, तब तक बजट दूसरा आया नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हम फरवरी में देंगे उसमें अगर बजट पूछेगा तो वो 2023-24 वाला ही बजट पूछेगा, 24-25 वाला नहीं, क्योंकि उस टाइम वो आ तो चुका होगा लेकिन पेपर बन चुका होगा उस टाइम। इसलिए आरओ एआरओ के लिए हमें यही बजट पढ़ना होगा और यहाँ से वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट पर हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बजट। ठीक है, अब बजट की घोषणाएं क्या क्या है, जैसे एक एक लाइन याद करते चलिए, यहां से हर लाइन से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक लाइन हम चलते हैं। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? याद रखिएगा 8% है। यानी अगर पूरे देश की जीडीपी में कहा जाए कि भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान दोस्तों कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा टोटल 8% योगदान उत्तर प्रदेश का है टोटल देश की जीडीपी का। दूसरा अगर कहा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। उपभोक्ता क्यों? आपको पता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी ही है, और यहाँ पे जनसंख्या जब सबसे ज़्यादा है तो उपभोक्ता भी सबसे ज़्यादा होंगे और श्रम बाजार भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। इस बात को भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे हम चलते हैं। देखिए वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। ये आप याद रखिएगा, जो
21-22 में यहाँ कंपेयर किया गया है, जो 21-22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है, 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पर अगर हम देश की बात करें तो देश में ये वृद्धि दर कम थी तुलना में किसके, उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित है। कह रहा है कि 2023-24 के लिए राज्य की जो जीएसडीपी वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित की गई है दोस्तों, वो 19% अनुमानित की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर, देखिए राज्य की बेरोजगारी दर कितनी थी, 14.4% थी। वर्तमान में यह घटकर कितनी हो गई है, 4.2%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बेरोजगारी दर में अगर कहा जाए सबसे बढ़िया, पूरे राज्य में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, तो ये योगी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस बात को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे एक नज़र में आपको ये भी दिखा दिया गया है कि जो केंद्र का बजट है वो कैसा है। देखिए यहाँ पे 21 जनवरी से होगा बजट सत्र, 8 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री यूनियन बजट 2023-24 पेश करेंगे। यानी ये पहले का डाटा उठा के दे दिया गया है। यानी 2023-24 का जो आर्थिक समीक्षा आई थी वो 31 जनवरी को आई थी, और जो बजट आया था वो 1 फरवरी को आया था। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम अभी किस में हैं, अभी हम नवंबर के लास्ट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। देखिए एक एक लाइन जो है उसको आपको याद करना है, बार बार बता रहा हूं। लखनऊ में फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा लखनऊ में हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समिट में लगभग 33.50 यानी 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो लखनऊ में हुई। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन हुआ। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिति जो हुई उसमें से जो हमारे पास ये आए कितने लाख करोड़ रुपए जो आए, समझौता ज्ञापन हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस किस क्षेत्र का है आपसे दे देगा, ऊपर से नीचे या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिए। तो आपको चारों याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा कितना परसेंट, 16%। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना परसेंट आया, 12% आया। अगर आपसे पूछा जाए औद्योगिक पार्क में कितना परसेंट आया, तो ध्यान रखिएगा 11% आया। शिक्षा की बात की जाए तो 9% आया। और लॉजिस्टिक की बात की जाए, लॉजिस्टिक लिखा लॉजिस्टिक होगा फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक की बात किया जाए तो 9% में किए गए। इनको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये 16 वाला ज़रूर आप याद रखिए और क्रम से याद कर लीजिए कि नवीकरणीय पहले पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे पे है, औद्योगिक पार्क तीसरे पे है, शिक्षा और लॉजिस्टिक में सेम परसेंटेज आया है 9%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लखनऊ में ये समिट हुई थी, आपको पता है। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए, G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित हुई। कहाँ कहाँ हुई, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। आपसे ये चारों पूछा जा सकता है, उनका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा लखनऊ, वाराणसी, क्या क्या है दोस्तों, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। इन चारों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से 3 कोई भी लिख देगा, एक हटा देगा। मान लो आगरा हटा दिया, आगरा की जगह आपको दे दिया गया प्रयागराज। तो अब आप सोच ही नहीं पाओगे कि इसमें गलत कौन सा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन सी एक जगह नहीं हुई समिट, तो वो प्रयागराज है। किस जगह हुई है 4, एक बार दोबारा दोस्तों याद करिए हमारे साथ, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सॉरी ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा कौन कौन सा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नहीं है। PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में
उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगले की बात करें तो गन्ना उत्पादन एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो फैक्ट बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार रिवीजन के माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा, अगर आएगा क्वेश्चन इन्हीं स्लाइड से कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा। आगे कह रहा है कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले जो किसी के माध्यम से पैसे पहुंचता था किसानों तक, अब डायरेक्ट उनके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिसेशन होता था, यानी जो एक प्रकार से धोखा होता था, जैसे 100 रुपये किसानों को देना है तो बीच में कोई ना कोई उसको ले जाता था, कहीं 10 रुपये पहुंच रहा है, कहीं 20 रुपये पहुंच रहा है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट सरकार द्वारा किसानों के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है, और जो पैसा बीच में ही रुक जाता था, पूरा नहीं पहुंच पाता था, अब डीबीटी के माध्यम से जितना सरकार चाहती है उतना पैसा किसानों के पास पहुंचता है। ये बहुत अच्छी पहल थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश की। अब आगे देखिए, अब आ गया हमारा टॉपिक्स। अब देखिए एक एक टॉपिक हम बात करते चलेंगे किसान के बारे में। हमारे बजट यानी यूपी के बजट में क्या क्या चीजें कही गई हैं, वो सारी एक एक चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गन्ना उत्पादन में 100,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि होगी। रबी विपणन वर्ष में गेहूं की एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। आगे क्या कह रहा है, प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर प्रतिबंध समाप्त करने की बात की गई है। इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा 1 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे देखो एक एक स्लाइड पे हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जहां एक स्लाइड से ज़्यादा चला जाए। हमने किसान के बारे में 3 से 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं महिला एवं बाल विकास के बारे में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बजट में कही गई हैं और हमारे एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अक्टूबर 2028 तक 95% बच्चों का टीकाकरण करने की बात कही गई है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन करने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे देगा 4 महिला बटालियन, 5 दे देगा, 6 दे देगा, तो आप याद रखिएगा कितनी है, 3 है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाभार्थी को यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपए देने की बात की गई है। तो इसके लिए सरकार बजट भी पारित करेगी कि हम इसके लिए कितना आवंटन कर रहे हैं। तो इसके लिए इस बार के बजट में 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और कहा गया है इन पैसों से आप कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपए दे सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसमें क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में इसमें एक ऐसा सरकार द्वारा एक ऐसा प्लेस चुना जाता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां और लड़के जिनके पास, महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास शादी करने का पैसा नहीं है, तो उनको सामूहिक रूप से कम मान लो एक जगह वो स्थान है, वहां पे 10 से 12 या 20 महिलाएं एक साथ गई, लड़के का एक साथ शादी हुई और गवर्नमेंट द्वारा उनको, यूपी गवर्नमेंट द्वारा उनको साड़ी हुआ, पायल हुआ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और लगभग 30 से 35,000 रुपये भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना, और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा कि कितना पैसा दिया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बहुत डिटेल में आपको आ जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो यही बजट बहुत लंबा हो जाएगा और आपको उबन लगेगी। तो एक बार आप इसको गूगल करके देख लेना, हो सकता है यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आवंटन इस
पे कितना हुआ है, 600 करोड़ रुपए की आवंटन हुआ है, 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के, ध्यान रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह भी आपको याद रखना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए जो अनुदान योजना लाई गई है उसके लिए कितनी व्यवस्था की गई है, तो 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो महिला और बाल विकास से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फ्रेंड्स, उसको हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए युवाओं के बारे में बजट में क्या क्या चीजें कही गई हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण एवं 4.88 लाख युवा सेवायोजित होंगे। इसका मतलब कहा गया है कि अगले 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनमें से एवं मतलब इतने तो प्रशिक्षित किए जाएंगे और 4.88 लाख युवा को सेवा में लिया जाएगा, मतलब उनको नौकरी दी जाएगी स्किल के माध्यम से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स स्थापना हेतु एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए अभी 2023-24 के बजट में यूपी सरकार ने कितने आवंटन किया है या कितनी धनराशि आवंटित की है, तो आप याद रखिएगा 20 करोड़ प्रस्तावित है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र या छात्राओं के टैबलेट या स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो ये जो टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, शायद 2022 में या 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। सेम यही क्वेश्चन कि किस योजना के तहत यूपी गवर्नमेंट अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट वितरण कर रही है। तो बहुत सारे 4 योजना का नाम लिख दिया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया था। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आवंटन भी पूछ सकता है और वो योजना कौन सी थी, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को यहाँ पे योजना भी दे सकता है और 3 योजना और दे देगा। आप भूल जाएंगे कि किस योजना के तहत टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा रहा है और कितना आवंटन किया गया है, तो आप याद रखिएगा 3600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ठीक है। अब देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारत में, ना सिर्फ यूपी में, पूरे भारत में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। अब रोजगार के बारे में देखते हैं कि यूपी का बजट क्या कहता है। तो हम देखते हैं रोजगार। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। एक जिला एक उत्पाद वित्त पोषण के तहत 1.35 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की भी बात की गई है। आगे वित्तीय वर्ष 23-24 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा गया है। आप याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट रोजगार के बारे में, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद 1.35 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करने की बात कर रहा है। और मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान भी यूपी ने हासिल किया है। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको याद में रखना है। देखिए आगे इसी में हम देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कितने हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात की गई है या लक्ष्य रखा गया है, तो आप याद रखिएगा 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात की गई है या लक्ष्य रखा गया है, आप भूलिएगा नहीं। आगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश
एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो आपसे यहाँ पे दो देगा, अगले 5 वर्षों में 10,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई है और 20 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई है और 20,000 रोजगार सृजन की बात की गई है, कि ना कि 20 लाख। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कितने वर्षों में कितने लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है और कितने हजार का रोजगार सृजन की बात की गई है। जब इन सबको माइन्यूट रूप से आप देखेंगे, एक एक चीजों को बार बार ध्यान से देखेंगे, तो ये अपने आप से याद हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो सही करके आएंगे। इस बात को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी बहुत बड़ा टॉपिक है और देखते हैं कि बजट में, इस बार के बजट में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश में सर्वाधिक पथ विक्रेताओं को 1190.49 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करके उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे, वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 7248 यानी 7,248 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो पॉइंट वाइज हम इसीलिए लेके आए हैं कि अगर सेक्शनल हम उसको बांट दे रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा में देखो केवल 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगर सामाजिक सुरक्षा से बजट से संबंधित आए तो जब ये 2 पॉइंट आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं है। अगर आपको याद है तो गलत नहीं होगा, सेक्शनल बांटने से ये फायदा होगा दोस्तों आप लोगों को। आगे देखिए, श्रमिक कल्याण नया सवेरा योजना के माध्यम से 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। अब या अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, तो आप अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत कर देंगे। ये किससे संबंधित है? बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए नया सवेरा योजना चलाया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्रमशः 100 करोड़ रुपए तथा 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये किसके लिए है? दोनों योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए है, यानी असंगठित क्षेत्र में जो भी कार्मिक या श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए ये 2 योजनाएं चलाई गई हैं। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि श्रमिक कल्याण के लिए या असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना नहीं चलाई गई है? तो ऐसे 3-4 योजना दे देगा, उसमें से एक ऐसी योजना दे देगा जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन वही मारना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये चीजें आपको याद रहेगी तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अवस्थापना। अवस्थापना से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है। लागत इसकी लगभग कितनी है? तो आप याद रखिएगा 36,230 करोड़ रुपए है। कितना? 36,230 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेसवे की लागत है। आप ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंबाई दोस्तों इसकी कितनी है? तो 594 किलोमीटर लंबा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है पीसीएस में भी और आरओ में भी। आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं हेतु प्रारंभिक चरण में 135 करोड़ प्रस्तावित है। अगर आगे बात किया जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 550 करोड़ प्रस्तावित है। आप देखिए जितना भी हमने अभी तक करवाया आपको लग रहा होगा कि सारे वो इंपॉर्टेंट चीजें डली हैं जो आपके लिए जरूरी है। ऐसा हमने एक भी पॉइंट इसमें नहीं डाला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए चिकित्सा के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे रिलेटेड यूपी सरकार क्या कर रही है वो हम देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसे? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। अगला, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसको क्यों लाया हूं, क्यों इसको हम करोड़ दिखा रहा हूं, आप याद रखिए कि डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे के 4 योजना देकर आपसे पूछ लेगा और सामने उसके लिख देगा कि आवंटन इतना करोड़ आवंटन हुआ, इतना करोड़ आवंटन हुआ, इतना करोड़ आवंटन हुआ। एक ऐसा होगा जो रिलेट नहीं करेगा, तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा, एक तरफ योजना दे देगा, दूसरी तरफ उसका पैसा दे देगा कितने करोड़ का आवंटन हुआ है, और उसमें से बोल देगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और हमें याद करना जरूरी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1547 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 407 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कौन से? कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब को एज इट इज याद करके रखिएगा। हो सकता है आरओ एआरओ के एग्जाम में यहीं से 4 ये योजना उठा के आपको दे दे, सामने उसके पैसे रख दे करोड़ रुपए में, और आपको टिक लगाने का कह दिया जाए कौन सा एक सही नहीं है। जब आपको ये याद रहेगा कि कितना आवंटन किसके लिए किया गया है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि ये याद करना होता है, डाटा बेस्ड होते हैं, और गलतियां होने के चांस सबसे रहता है, कोई कितनी भी बार इसको कर ले। लेकिन जब आप समझदारी के साथ इसको 5 से 6 बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके गलत होने की चांसेस कम रहेंगे। बस आपको बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन के माध्यम से करंट पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। चिकित्सा शिक्षा, वो चिकित्सा था, ये चिकित्सा शिक्षा है। देखते हैं हम, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में, देखिए ये बहुत अच्छी पहल है, 75 जिले यूपी में है। अगर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक जो वैश्विक वो है कि कितने लोगों पर कितने डॉक्टर चाहिए, उस आधार पर देखा जाए तो भारत में इसकी बहुत बड़ी कमी है। यानी जैसे कह दिया जाए कि 10,000 जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, या 1 लाख जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होना चाहिए, या कितने हेल्थ वर्कर होने चाहिए, तो उस डाटा के अनुसार भारत में अभी इसकी बहुत कमी है। लेकिन जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़कर डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर की उपलब्धता, जो अनुपात हमारा वैश्विक आधार पर कम है, वो धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज को योजना के तहत शामिल किया गया, और 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हैं। याद रखिएगा, और 14 नए मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था एवं संचालन हेतु 2,491.39 करोड़ रुपए
की व्यवस्था की गई है और SGPGI लखनऊ में। याद रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? SGPGI लखनऊ में की जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। कहाँ की जाएगी? लखनऊ में की जाएगी। अब देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटीज रेटिनोपैथी स्थापित। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। इससे भी रिलेटेड देखिए, केवल 3 पॉइंट हमने लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुआ? 2018 में। आगे की बात करें यदि हम, तो 5 लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे का सृजन किया जा रहा है। किस लिए सृजन किया जा रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 5 लाख रोजगार सृजन के लिए। आगे क्या कह रहा है? देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन। इसमें क्या कहा गया है? नवीन MSME नीति 2012 में रोजगार सृजन के 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। कि ऐसा कहा जा रहा है इसमें नवीन MSME नीति 2012 में कि रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि की बात की गई है। आगे क्या कह रहा है? पहली बार MSME इकाइयों को 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उत्पादन की व्यवस्था। राज्य में ODOP एवं हस्तशिल्पित उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की भी स्थापना की जाएगी। ये बात भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखते हैं सड़क एवं सेतु। देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एक एक दो दो लाइन आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है? वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में 21,696 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण हो चुका है। सड़क एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 21,159.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये सड़क एवं सेतु के बारे में आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन में। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है? प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 यानी 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि योग्य है। और इस कृषि योग्य भूमि में 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि की जा रही है। अगर मुख्य सिंचाई परियोजना हेतु कहा जाए तो कितने का आवंटन किया गया? तो आप याद रखिएगा 5,332.50 लाख करोड़ का। अगर मध्यम सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा 22 से कि 2,220.20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं लघु सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, मुख्य सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। और आप याद रखिएगा कितना क्षेत्रफल है, कितनी हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, कितने पर कृषि की जा रही है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ARO के एग्जाम में कृषि एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है, तो कृषि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन। ठीक है, वर्ष 2022-23 हेतु 19,500 करोड़ प्रस्तावित। वर्ष 2023-24 हेतु 25,350 करोड़ रुपए प्रस्तावित। देखिए कितना बढ़ गया। अगर पहले की बजट यानी 2022-23 के बजट की तुलना में 2023-24 में जो जल जीवन मिशन के तहत आवंटन किया गया था वो काफ़ी बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया? 25,350। वहीं 2023-24 तक प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़
घरों में शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है इस बार के बजट में। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नागरिक उड्डयन। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में कितने? 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील है, मतलब वहां पे चालू है, संचालन है, बाहर से फ्लाइट आ रही हैं, दूसरे देश से उतर रही हैं, फिर वहां से टेक ऑफ कर रही हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। अब आप सोचिए कि 3 जो है क्रियाशील हैं, 2 निर्माणाधीन है, तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना हो गया फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 5 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 5। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। हमने जो बताया 5 वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए ऊर्जा। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को इसमें क्या कहा गया है? वर्ष 2022-23 में विद्युत बिल में 50% की छूट दी गई है। आगे क्या कह रहा है? 23-24 में 100% तक की छूट। बजट में 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। इस बात को भी फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे क्या कह रहा है? सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा भी दे रहा है इस बार के बजट में। आगे देखिए, बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना हेतु विद्युत निकासी हेतु केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था, कौन कौन? केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 11 परियोजना के तहत पारेषण तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक चीज हम दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि कई बार छोटे छोटी गलतियां हो जाती हैं। नागरिक ये कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों, 1554, ठीक है। आगे कहते हैं परियोजना को 3 वर्ष में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। ये 11 है, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई। इसके लिए 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत क्या क्या चीजें कही गई हैं। देखिए 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की बात की गई है। 1400 मेगावाट सोलर पार्क से स्थापित किया जाएगा और 2000 मेगावाट क्षमता का PM कुसुम के तहत इसको लाने की बात की गई है। कितना? 2000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितने की? 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है? यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आवास एवं शहरी नियोजन के बारे में क्या क्या चीजें हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं दिल्ली और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में
1306 करोड़ रुपए का दोस्तों प्रावधान किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। आगे देखिए, सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज के बारे में इस बार का बजट क्या कह रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हेतु जो ग्रामीण है वर्ष 23-24 में 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पंचायत से आए तो 2288 क्या है दोस्तों, 2288 ऐसे करके याद करेंगे तो ये डाटा भी याद हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना है 622 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कृषि द मिलियन फार्मर्स स्कूल, कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। वो नवोन्मेषी कार्यक्रम क्या है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल। वर्ष 23-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन भी प्रस्तावित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नगर विकास की बात की जाए तो महाकुंभ मेला 2025 हेतु वर्ष 2022-23 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। किसके लिए, आप याद रखिएगा, महाकुंभ मेले के लिए। आगे कह रहा, अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे, वर्ष 2023-24 में 5616 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, 180% की वृद्धि हुई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है, आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। आगे हम चलते हैं, नियोजन एक टॉपिक आपको बताया था शुरू में, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजन जैसी व्यवस्था लाई गई थी। अब देखते हैं ग्राम्य विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 9,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,203 करोड़ रुपए की दोस्तों व्यवस्था की गई है। आगे की बात किया जाए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु 753.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब आगे इसी में हम चलते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631.93 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी गौ आधारित प्राकृतिक खेती में कितना आवंटन किया गया, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो ये लाया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसके तहत जो गंगा नदी से जुड़े हुए 26 जनपद शामिल हैं, सबसे पहले ये फार्मिंग जो है इन क्षेत्रों में लागू की जाएगी। क्यों की जा रही है इन नदियों के किनारे, क्योंकि वहाँ जब खेती कीटनाशक डाला जाता है या रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं तो वही पानी धीरे धीरे नदियों में जाता है और नदी का भी पानी प्रदूषित हो जाता है, भूमि की उर्वरता भी वहाँ खत्म होने लगती है। और जब वो पानी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भी मरने लगती हैं और एक इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो पानी का या समुद्र का, वो गड़बड़ होने लगता है, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र भी। इस वजह से नदी के किनारे किनारे जो 26 जनपद हैं किसके, गंगा नदी के किनारे, वहाँ गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि रासायनिक खाद की जगह हम गाय के गोबर से जो उत्पन्न हो रहा है और उसके जो मूत्र हैं और इसका गोबर है
उन दोनों को मिलाकर उनको कंपोस्ट कर कर एक खाद बनाई जाएगी। उन्हीं खादों को पूरी तरीके से उन खेतों में किया जाएगा और उससे जो फसल प्राप्त होगी उसी पर आधारित है ये। ठीक है दोस्तों, और योजना हेतु कितना किया गया है तो आप याद रखिएगा 113.52 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, यहाँ ध्यान दीजिए, राज्य का कृषि आधारित यह महत्वपूर्ण उद्योग लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्ति किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। याद रखिएगा, चीनी उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है इस बार। समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है। ये बात भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। आगे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, इसके बारे में देखते हैं। राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। अब आ जाइए हम दूसरे टॉपिक पर, दुग्ध विकास। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक भारत में होता है। पूरे विश्व में बात की जाए तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? भारत। और आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। यहाँ दोस्तों बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है और आपको याद रखना है, अगर बजट के अनुसार दे कि बजट 2023-24 के अनुसार देश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन है, तब आपको मारना है उत्तर प्रदेश। अगर बजट के अनुसार नहीं पूछ रहा है, अब जो है ये अंतर हो गया है। यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ पढ़ेंगे तो ये गलत ना कर जाएं। यहां मैं लिख देता हूं, बजट 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। अब करंट के अनुसार राजस्थान, वर्तमान में करंट लिख देता हूं, ज्यादा रहेगा, सही रहेगा। करंट अपडेट के अनुसार याद रखिएगा कौन हो गया है फ्रेंड्स? राजस्थान। कहने का मतलब अगर आपसे बजट शब्द यूज ना करे कि बजट 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, अगर इस हिसाब से पूछता है तब तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पूछता है, नॉर्मल ऐसे पूछता है कि देश में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान मारना है, उत्तर प्रदेश नहीं मारना है। हमने पहले की क्लास में पढ़ाया है जहाँ पे हमने राजस्थान बताया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बजट पढ़े होंगे, उनको दिख रहा है कि बजट में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो बजट के अनुसार जब पूछेगा फ्रेंड्स तब आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगर बजट शब्द बजट 2023-24 इस्तेमाल यूज क्वेश्चन में या जहां आप पढ़ रहे हो नहीं किया है, तब आपका आंसर जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जब हम 2023-24 यूज नहीं करेंगे तब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। लेकिन बजट यूज करेगा, बजट शब्द का प्रयोग करेगा 2023-24 के अनुसार, तब हमें यूपी मारना है। इसलिए हमने इसको लिख भी दिया है। यहां कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो इसको आज यहीं पर ध्यान दीजिएगा और जान लीजिएगा कि यहां से आए तो गलती नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, इसमें क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु
100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना किस जिले में की गई है? तो आप याद रखिएगा सहारनपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग। यहाँ पे कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में आधिकारिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एक गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 एक्ट होगा, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एक्ट गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। अब यहाँ कह रहा झलकारी बाई, यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग, यहाँ पे दोस्तों हम इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं, यहाँ एवं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं टेक्सटाइल यहाँ पूरे पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको हम लिख देते हैं ठीक है। अब ये आपको याद रहे कि ये टेक्सटाइल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। अब हम आगे चलते हैं। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लिए। आगे देखिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कितने का? 5 वर्षों में 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। कितने का? 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये हमने आपको पहले भी आज की ही क्लास में शुरुआत में भी कराया था। ये योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण किया जा रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है? अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए जाएंगे। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। इस बात को भी फ्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। आगे नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं यहाँ भी देखिए कुछ मिसप्रिंट है, वो देख के हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा, नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, ठीक है, 2022। अनुमानतः कितना इस पे खर्च किया गया है फ्रेंड्स? अनुमानतः इस पर 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और लगभग 50,000 प्रत्यक्ष एवं 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी किया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना विकास तथा
स्मार्ट उद्योगों के रूप में विकसित करने हेतु 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो आप ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में याद रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित है। कैसी शिक्षा? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से। उच्च शिक्षा लिख देगा। अगर यहाँ आपसे पूछ लिया कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है उच्च शिक्षा से और मध्यम स्तरीय शिक्षा से या प्राथमिक से, तो याद रखिएगा उच्च नहीं मारना है, उच्च गलत हो जाएगा। मारना क्या है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालयों में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कितने करोड़ की व्यवस्था? 510 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे, राजकीय माध्यमिक विश्वविद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं या 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट अलंकार अभी हाल ही में चर्चा में रहा। प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है या क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अलंकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन की बात करता है। प्रोजेक्ट अलंकार, इसका मतलब प्रोजेक्ट अलंकार शिक्षा से संबंधित है। देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे यहाँ पे लाइन मिलेगी जो हमने आपको पहले भी करा दिया है आज के ही दिन में, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसको पहले भी हम करवा चुके हैं। वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से वातावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक किया गया है? 2030 तक। वर्तमान में कितना है? 9.23 है और बाद में 2030 में कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? 15। अब वैसे अगर कहा जाए कितना होना चाहिए एक्चुअल में, तो ऐसा कहा जाता है कि टोटल का 33% वनावरण होना चाहिए। लेकिन अभी 2030 तक हमारा टारगेट कितना है? 15% है। लेकिन अभी कितना है? तो याद रखिएगा 9.23। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश बजट का आकार 6। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बजट में जो राजकोषीय है, ये सारी चीज़ें जो मेन फैक्चुअल है, उसको भी हम लास्ट स्लाइड में शामिल किए, जिससे आप बोर ना हो कि कुल प्राप्तियाँ कितनी है, कुल व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है। अगर ये सब पहले ही पढ़ा देता तो आप लोग बोर हो जाते। इसलिए शुरू में हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट को रखा और लास्ट में हमने वो चीज़ें लेके आई जहाँ पे आप बोर होते हैं, जहाँ आप छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो भागना नहीं है। 5 से 10 मिनट की क्लास और बची है आपकी। बजट का आकार 6,70,242 करोड़ 43 लाख का है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 23-24 के लिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। ये वही हो गया, यहाँ पे 70,000 बजट का आकार इतना था। ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा योगी सरकार का 7वां बजट है। याद रखिएगा, योगी सरकार का कौन सा बजट है? 7वां बजट है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है फ्रेंड्स। बजट के आकार में 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट का आकार है। तो 6,90,000 है दोस्तों। बजट का आकार कितना है? 6,90,000 है। एक बार इसको आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, एक बार हम भी इसको देख लेंगे। ठीक, हमारे हिसाब से 6,90,242.43 लाख करोड़ रुपए है, ना कि 70 है। ठीक है, ये एकदम कंफर्म है।
इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं, गलत है ये है 6,90,000। ठीक है फ्रेंड, 6,90,242 करोड़ 43 लाख है। चलिए, 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और योगी सरकार का ये 7वां बजट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 6,83,292.74 करोड़ अनुमानित है। और राजस्व प्राप्तियों की बात की जाए तो 5,70,865.66 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। पूंजीगत प्राप्तियां देखिए, 1,12,427.08 करोड़ रुपए। कुल व्यय की बात करा जाए तो जितना प्राप्तियां रहती हैं, व्यय भी उतना ही रहता है, वही 6,90,242.43 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, 5,02,365.01 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक आज लग रही है, तो यहाँ पे 1,87,888.42 करोड़ रुपए है। राजस्व बजट कितना है, 68,51,165 करोड़ रुपए है। कितना है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ने में फिर कंफ्यूजन करोगे। ठीक है, अब इसको हम बना देते हैं जिससे आपके पास पीडीएफ जाए तो गलत ना हो। इकाई दहाई से तो ये कितना है, 68,51,165 रुपए अनुमानित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा यहाँ पे कितना है, 8,48,000। ये कितना है फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटा 84,000, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 84,883.16 रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 पॉइंट, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स, आपसे ज्यादातर ये पूछा जाएगा कि ये जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो आप याद रखिएगा 3.48% है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह कितना था, 3.96% था। और राजकोषीय घाटा है कितना, तो आप याद रखिएगा 84,883.16 करोड़ रुपए है, आप ध्यान रखिएगा। आगे वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 17.1% रही, जबकि 23-24 में अनुमानित कितना है, 19.08%, जो आपको शुरू में हमने यहाँ पे 22-23 है, मैंने 21-22 बताया था, जिसमें 16 पॉइंट समथिंग बताया था। उसी के आधार पर 2022-23 में 17.1 था और 23-24 में कितने का अनुमान किया गया है, वहां हमने पॉइंट में नहीं बताया था, यहाँ मतलब 19 ही बताया था। यहाँ पॉइंट में भी आपके सामने रख देता हूं, 19.08% अनुमानित है। वर्ष 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर ये भी करवा दिया था, 14.4% थी, जो घट कर कितनी हो गई, 4.2% हो गई। अब हमारी स्लाइड खत्म हो गई फ्रेंड्स। तो आज का जो बजट था, हमने पूरा यूपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बजट में, वो सारा हमने कर लिया फ्रेंड्स। अब क्लास को आप एक बार अच्छे से देखिएगा, और पीडीएफ इसका क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड कर कर 1 से 2 बार पढ़िए और लास्ट में फिर इसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे बजट से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे
दूसरी चीज़ जो अनाउंसमेंट है फ्रेंड, वो भी आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस के लिए चल रहा है, वो 1 से 5 तक केवल 2100 रुपये है। लेकिन उसकी फ़ी कितनी है? 4500 रुपये है। लेकिन ऑफर के तहत आपको 1 से 5 तारीख तक आपको वो 2100 रुपये में मिलेगा। जो भी बच्चे इसमें लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सभी जानकारी ले सकते हैं। तो करंट में अभी हम केवल और केवल फ्रेंड्स 2 और क्लास लेकर आएंगे जो अर्धवार्षिकी हमारी घटना सार की है। उसमें एक क्लास हम लेके आएंगे पुरस्कार से, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों शामिल रहेगा, और एक क्लास और लेकर आएंगे जो खेल से संबंधित रहेगा। जब इन दोनों को हम कर लेंगे तो पूरी तरीके से 6 महीने की जो अगस्त तक आपके पास होगा भी घटना सार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत नहीं होगा। और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बाद इन तीनों महीनों का करंट अफेयर हम लेके आएंगे, जिससे दिसंबर से पहले पहले हम नवंबर का पूरा करंट कर लें और जनवरी में जाते जाते दिसंबर और जनवरी का भी करंट अफेयर कर लें। फिर जाके हम आरओ का एग्जाम दें तो करंट अफेयर हमारा पूरा कंप्लीट रहे। वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि जो लगे कि हमने नहीं पढ़ा है या चीजें नहीं आ रही हैं। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा 1 साल का करंट अफेयर पूरी तरीके से कंप्लीट है। वो भी मुझे लगता है केवल 30 घंटे की क्लास में पूरी 1 साल की करंट अफेयर आपकी हो जाएगी। जब 30 घंटे आप करोगे, उसको 2 पे देखोगे, तो 15 घंटे में आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर कर सकते हो। और यूट्यूब पे आप देखोगे हर दिन एक एक घंटे की क्लास चल रही है। इस हिसाब से आप देखोगे 365 घंटे आपको करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम केवल 30 घंटे में कराएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको याद कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से एग्जाम में जाके उसको करके आ पाते हैं, सही करके आ पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो किस पर होगी? पुरस्कार। वो राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे व्यास सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, जितने सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, इन सब पुरस्कार को हम एक ही क्लास में करेंगे। और वो भी केवल 1 से 1.5 घंटे में पूरा हम कवर कर लेंगे। वो भी डिस्क्रिप्टिव में, केवल ये नहीं कि एक एक लाइन हम करेंगे। जैसा हम यहाँ कर रहे हैं, अभी तक जैसा हम करते आए हैं, ऐसे ही हम उसको भी कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा खेल का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।